आज हम एक ऐसी गुरु शिष्य की जोड़ी की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया बल्कि कह सकते हैं कि भारत के भविष्य की नींव रखी। हाँ, और ये कोई सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। ये एक तरह की मास्टर क्लास है स्ट्रैटेजी पर, लीडरशिप पर और इस बात पर कि कैसे एक बड़ा विजन बड़े से बड़े साम्राज्य को भी घुटनों पर ला सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अपमान से, लेकिन उसका अंत होता है एक अखंड भारत के सपने के पूरा होने पर। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त की हिम्मत, हाँ, इन दोनों ने मिलकर एक जालिम हुकूमत को कैसे उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन ये समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें पहले उस समय के भारत को समझना होगा। वो आज जैसा एक देश नहीं था। हाँ, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। उस समय भारत की राजनीतिक हालत क्या थी? कैसा माहौल था? देखिए, उस दौर का भारत आज की तरह एक देश नहीं था। वो कई छोटे छोटे राज्यों में, जिन्हें जनपद कहते थे, उनमें बटा हुआ था। अच्छा, मतलब अलग अलग राजा, अलग अलग सेनाएं। बिल्कुल। और उत्तर पश्चिम में सिकंदर के हमले का एक डर मंडरा रहा था। और देश का जो सबसे अमीर और ताकतवर राज्य था, मगध, उस पर नंद वंश के राजा धनानंद का राज था। धनानंद, नाम में ही धन है। हाँ, और धन की कमी बिल्कुल नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि उसकी सेना बहुत विशाल थी, खजाना सोने चांदी से लबालब भरा था। तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि वो जितना अमीर था उतना ही, कह सकते हैं, जालिम भी था। जनता पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा था और राजा को अपनी प्रजा की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपने ऐशो आराम में डूबा रहता था। तो मतलब मगध एक तरह से एक बारूद के ढेर पर बैठा था। बिल्कुल, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी बनकर आए तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य। पर वो एक राजा के दरबार में पहुंचे क्यों थे? उनका क्या काम था वहां? चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक रणनीतिकार थे। वो देख रहे थे कि देश टुकड़ों में बटा है और बाहरी ताकतों की नजर उस पर है। वो धनानंद को यही समझाने गए थे कि अगर भारत को बचाना है तो सबको एक होना होगा, एक झंडे के नीचे आकर इन खतरों का सामना करना होगा। यानी वो एक तरह से देश को एकजुट करने का प्रस्ताव लेकर गए थे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि घमंडी राजा धनानंद को ये सलाह पसंद आई होगी। पसंद आना तो बहुत दूर की बात है। उसने चाणक्य का भरी सभा में अपमान किया। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इशारा करते हैं कि उन्हें धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ इतना ही? मैंने तो ये भी सुना है कि हाँ, कुछ स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी शिखा यानी उनकी चोटी पकड़कर उन्हें घसीटा गया। और एक आचार्य के लिए इससे बड़ा अपमान कुछ और नहीं हो सकता था। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा नाटकीय नहीं लगता कि एक अपमान की वजह से एक पूरा साम्राज्य ही उखाड़ फेंका गया? ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदला था या इसके पीछे कोई बड़ी सोच थी? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, चाणक्य बहुत चतुर थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अपमान को एक बड़े मकसद से जोड़ दिया। कहते उन्होंने अपनी शिखा खोल दी और कसम खाई, जब तक मैं इस अहंकारी नंद वंश को जड़ से उखाड़कर एक काबिल राजा को सिंहासन पर नहीं बिठा दूंगा, तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। वाह, ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, ये एक तरह की पब्लिक डिक्लेरेशन थी। उन्होंने जनता को एक संदेश दिया कि मेरा अपमान असल में आप सबका अपमान है और मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। तो उन्होंने अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बना दिया। बिल्कुल। ये पर्सनल रिवेंज को एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदलने की उनकी पहली चाल थी। तो ठीक है, इतनी बड़ी शपथ तो ले ली, लेकिन एक अकेला इंसान एक साम्राज्य को कैसे उखाड़ फेंकता? उन्हें एक चेहरे की, एक योद्धा की जरूरत थी। सवाल यह कि वो उन्हें मिला कहाँ? किसी राजघराने में? नहीं, और यही तो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो किसी राजकुमार की तलाश में नहीं निकले। वो एक ऐसे हीरे की तलाश में थे जिसे तराशा जा सके। और ये हीरा उन्हें मिला तक्षशिला के पास एक गांव में, जहां एक बच्चा खेल खेल में राजा बना हुआ था। हाँ, अपने दोस्तों को निर्देश दे रहा था, लड़ाई की रणनीति बना रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। ये बच्चा था चंद्रगुप्त, जो मौर्य वंश का था। तो चाणक्य ने उसमें क्या देखा? यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि चाणक्य ने उसकी जन्मपत्री या खानदान नहीं देखा। उन्होंने उस बच्चे में वो लीडरशिप क्वालिटी देखी।
उन्होंने देखा कि उसमें फैसले लेने की हिम्मत है, लोगों को साथ लेकर चलने की काबिलियत है। मतलब उनका मानना था कि राजा जन्म से नहीं अपने गुणों से बनता है। बिल्कुल, और चंद्रगुप्त में वो सारे गुण मौजूद थे, बस उन्हें निखारने की जरूरत थी। तो फिर उस हीरे को तराशने का काम शुरू हुआ होगा। तक्षशिला में चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग कैसी थी? क्या उन्हें राजकुमारों की तरह सारी सुविधाएं दी गई? सुविधाएं बिल्कुल नहीं। वो एक ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक तपस्या थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बना रहे थे, वो उसे एक सम्राट के तौर पर तैयार कर रहे थे। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। मेरा मतलब है, युद्ध की ट्रेनिंग तो समझ आती है, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीर चलाना, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या सिखाया गया? योद्धा बनाना तो बस पहला कदम था। चाणक्य ये बात अच्छी तरह जानते थे कि तलवार के जोर पर सल्तनत जीती तो जा सकती है, पर चलाई नहीं जा सकती। हाँ, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को एक तरह से एक सीईओ की तरह ट्रेन किया। सबसे पहले तो राजनीति और कूटनीति। मतलब किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी। हाँ, कब चुप रहना है और कब हमला करना है, ये सब। फिर अर्थशास्त्र, फाइनेंस उस जमाने में। यही तो चाणक्य की दूरदृष्टि थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को अर्थशास्त्र सिखाया, टैक्स कैसे लगाना है ताकि जनता पर बोझ न पड़े, व्यापार कैसे बढ़ाना है और राज्य का खजाना कैसे भरना है, क्योंकि खाली खजाने वाला राजा कभी ताकतवर नहीं हो सकता। सही बात है। और इन सबसे ऊपर एक ऐसी चीज सिखाई जो उस दौर में क्रांतिकारी थी, जासूसी तंत्र का इस्तेमाल। जासूसी मतलब एक स्पाई नेटवर्क। हाँ, और ये कोई मामूली नेटवर्क नहीं था। स्रोत बताते हैं कि चाणक्य के जासूस साधु, व्यापारी, यहाँ तक कि नर्तकी का भेष बनाकर महल की हर छोटी से छोटी खबर बाहर लाते थे। जैसे कौन सा मंत्री राजा से नाखुश है, सेना को वेतन समय पर मिल रहा है या नहीं, सब कुछ चाणक्य तक पहुंचता था। उनका एक ही सिद्धांत था, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो इतनी जबरदस्त, मतलब 360 डिग्री ट्रेनिंग के बाद तो चंद्रगुप्त पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने मगध पर हमला किया होगा और जीत गए होंगे, है ना? असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। क्या? वे बुरी तरह हार गए। नंद वंश की सेना बहुत बड़ी थी, अनुभवी थी। चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना उनके सामने टिक ही नहीं पाई। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। इतनी मेहनत के बाद पहली ही कोशिश में हार। चंद्रगुप्त तो निराश हो गए होंगे। वो बहुत निराश हुए, लेकिन चाणक्य शांत रहे। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। अच्छा। उन्होंने एक माँ और बच्चे को देखा जो गर्म रोटी खा रहे थे। बच्चे ने जैसे ही रोटी के बीच में हाथ डाला, उसका हाथ जल गया। तब माँ ने उसे समझाया, बेटा, रोटी बीच से नहीं, किनारों से खाओ, जहां वो ठंडी हो चुकी है। और हाथ जला बैठे। ये तो हम सब में कभी न कभी सीखा ही है। तो चाणक्य ने इस कहानी से क्या समझाया? उन्होंने समझाया कि हमने भी वही गलती की है। हमने सीधे मगध के केंद्र पर, यानी राजधानी पर हमला किया, जहां धनानंद सबसे ज्यादा मजबूत था। ये गरम रोटी को बीच से खाने जैसा था। चाणक्य ने कहा, हार ये नहीं बताती कि हमारा लक्ष्य गलत है, हार ये बताती है कि हमारी रणनीति गलत है। वाह। उन्होंने समझाया कि नंद वंश की असली कमजोरी उसकी सेना नहीं है, उसकी असली कमजोरी है जनता के बीच उसकी खराब छवि और उसके असंतुष्ट सामंत। हमें केंद्र पर नहीं, किनारों पर हमला करना होगा। तो इस हार ने उन्हें एक नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी होगी। पूरी तरह से। अब चाणक्य ने एक ऐसा युद्ध शुरू किया जो मैदान पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा था। एक अदृश्य युद्ध। अदृश्य युद्ध। हाँ, ये युद्ध 3 मोर्चों पर लड़ा गया। इंटेलिजेंस, इकोनॉमी और साइकोलॉजी। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए पहले इंटेलिजेंस वॉर की बात करते हैं। जासूसी तंत्र का इस्तेमाल, वो कैसे किया गया? उन्होंने अपने जासूसों का जाल पूरे मगध में फैला दिया। उनका पहला काम था धनानंद के नाराज मंत्रियों, सेनापतियों और व्यापारियों की पहचान करना। जो लोग राजा के जुल्म से तंग आ चुके थे, चाणक्य ने उन्हें धीरे धीरे अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने धनानंद के साम्राज्य में अंदर ही अंदर एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा कर दी। बिल्कुल, दुश्मन के घर में ही दुश्मन के दोस्त बना लिए। अद्भुत। तो ये तो हुआ पहला मोर्चा। अब दूसरे मोर्चे यानी आर्थिक युद्ध की बात करते हैं। वो कैसे लड़ा गया? ये चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने पता लगाया कि नंद साम्राज्य का पैसा आता कहाँ से है, किन व्यापार मार्गों से, किन खदानों से। अच्छा, मतलब इनकम सोर्स का पता लगाया। हाँ, फिर उन्होंने छोटे छोटे हमले करके उन रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया।
कभी डाकुओं के भेष में खजाना लूट लिया तो कभी व्यापारियों को डराकर दूसरे रास्तों पर भेज दिया। इसका असर ये हुआ कि धनानंद की कमाई कम होने लगी। और कमाई कम हुई तो सेना को वेतन देने में भी देरी होने लगी होगी। बिल्कुल, और इससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। एक तरह से उन्होंने नंद साम्राज्य की फ्यूल लाइन ही काट दी। बिना एक भी बड़ी लड़ाई लड़े दुश्मन को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। कमाल है। और तीसरा मोर्चा था मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इसमें क्या किया गया? यहाँ चाणक्य ने अफवाहों का इस्तेमाल किया। उनके लोग पूरे राज्य में ये बातें फैलाने लगे कि धनानंद का अंत करीब है, कि देवताओं ने उसे श्राप दे दिया है। मतलब प्रोपेगेंडा। हाँ, ज्योतिषियों के भेष में भविष्यवाणी की जाने लगी कि जल्द ही एक महान राजा आएगा जो इस अत्याचारी शासन को खत्म कर देगा। इन अफवाहों ने धनानंद की सेना और जनता दोनों का मनोबल तोड़ दिया। लोग मानने लगे कि राजा का हारना तो तय है। तो जब तक दूसरी और आखिरी लड़ाई का वक्त आया, तब तक धनानंद का साम्राज्य वो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। हाँ, वो एक ऐसे किले की तरह था जिसकी दीवारें तो खड़ी थीं, लेकिन नींव में दीमक लग चुकी थी। तो चाणक्य ने यह साबित कर दिया कि असली लड़ाई मैदान में पहुंचने से बहुत पहले जीती या हारी जाती है। बिल्कुल सही। जब निर्णायक युद्ध का समय आया, तब चंद्रगुप्त की सेना संख्या में भले ही कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान पर था। हाँ, वो एक मकसद के लिए लड़ रहे थे। वहीं नंद सेना भ्रमित थी, उनका मनोबल टूटा हुआ था और कई सेनापति तो पहले ही मन से चंद्रगुप्त के साथ थे। और इस बार नतीजा अलग था। धनानंद हार गया। हाँ, मगध पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया और चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। और यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। साम्राज्य तो बन गया, लेकिन चाणक्य का काम यहाँ खत्म नहीं हुआ होगा। महामंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे कौन से सुधार किए जिससे मौर्य साम्राज्य इतना महान बना? चाणक्य ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त किया। उन्होंने टैक्स सिस्टम में सुधार किया ताकि किसानों और व्यापारियों पर बोझ कम हो। यह तो बहुत जरूरी था। दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनाए। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार वो राज्य को दीमक की तरह खा जाता है। और तीसरा, उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई, सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं। तो इन नीतियों का असर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य सिर्फ एक बड़ा इलाका नहीं, बल्कि एक खुशहाल और स्थिर देश बन गया। और एक बात और। हाँ, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सिर्फ नंदों को नहीं हराया, उन्होंने सिकंदर के सेनापतियों को भी हराकर भारतीय जमीन को विदेशी कब्जे से आजाद कराया। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो इसका सार क्या है? इसे क्या सीखने को मिलता है? देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ एक राजा और मंत्री की नहीं है, ये एक गुरु और शिष्य के अटूट विश्वास की कहानी है। ये दिखाती है कि एक महान शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो अपने शिष्य को एक मकसद देता है, एक विजन देता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में छिपी उस क्षमता को पहचाना और उसे इस तरह तराशा कि एक साधारण लड़का इतिहास का सबसे महान सम्राट बन गया। श्रोत में चाणक्य की एक अंतिम सलाह का भी जिक्र है, जो मुझे लगता है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा था, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। बिल्कुल, और उनकी विरासत आज भी अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के रूप में जिंदा है। ये किताबें आज भी मैनेजमेंट, गवर्नेंस और डिप्लोमेसी के छात्रों को पढ़ाई जाती हैं। सही बात है। ये हमें सिखाती हैं कि दूरदृष्टि, रणनीति और न्याय किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए कितने जरूरी हैं। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात, हमारे स्रोत बताते हैं कि अपने जीवन के अंत में इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करने और सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ त्याग दिया। हाँ, वे जैन धर्म अपनाकर एक तपस्वी बन गए। ये वाकई एक असाधारण फैसला था और ये गहरा सवाल खड़ा करता है, सत्ता, सफलता और शक्ति के शिखर पर पहुंचने के बाद एक इंसान के लिए असली शांति और जीवन का उद्देश्य का क्या मतलब होता है।